हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जो आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है हमारे साथ मिल करके कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो लेसन चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजी यौगिक, ये है जो है यूपी बोर्ड का 5वां लेसन है। तो इस 5वें लेसन में हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी बातें जो है की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो फर्स्ट लेसन है, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, जो भी लेसन है सब के बारे में हमने छोटे छोटे लेक्चर्स में जो है वीडियो बना दिया है और प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप इत्मीनान से जो है, अगर आपको चैनल पर देखना नहीं आता है कुछ मत करिए, आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं हमारा, इसी पर देखिए एक आपका जो है लोगो होगा जिसमें मैं स्वयं बना हूँगा। बस आप मेरे ऊपर आप क्लिक करिएगा, जैसे ही उंगली रखोगे तैसे ही आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इत्मीनान से जो है आप देख सकते हैं। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप जहां पे वीडियो देख रहे हैं इसी के नीचे जो है आप जैसे ही जरा से क्लिक करेंगे तो आपका पूरा मेरा जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन जो है ओपन हो जाएगा और वहां डिस्क्रिप्शन में नीचे जब जाएंगे तो वहां प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वहां से आप प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत जो है हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप जो है सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए, हर बार बोर्ड एग्जाम्स में जो है कम से कम उप सह संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नेम जो है लिखने को आता है, या तो नेम लिखने को आता है या तो कभी कभी नेम दे देता है और कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाइए। यानी भाई जाहिर सी बात है, या तो आईयूपीएसी नेम लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और या तो नेम लिखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओ। तो दोनों बातें हैं, दोनों बातें आपको भाई एक अगर सीख लेते हो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आज हम आपको आईयूपीएसी नेम लिखना सिखाने वाले हैं और कैसे आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। देखिए, लिखना बड़ा आसान है और बड़ा टफ है। टफ कब है? जब आप रूल्स लागू नहीं करोगे और वैसे ही लिखोगे तब आपको टफ लगेगा, और जब आप रूल्स के अकॉर्डिंग आप आईयूपीएसी नेम लिखना सीखते हैं तब आपको बड़ा ही आसान हो जाता है। तो आज हम आपको रूल्स के हिसाब से जो है 2 4 6 यौगिकों का ऐसे ही आईयूपीएसी नेम बताएंगे जिससे आप जितने भी यौगिक आपके सामने रख दिए जाए सबका आईयूपीएसी नेम आप इजीली जो है आसानी से लिख ले जाओगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आईयूपीएसी नेम लिखना जो है उप सह संयोजी यौगिकों का कैसे आपको चुटकियों में सिखा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आईयूपीएसी नेम लिखा कैसे जाता है उप सह संयोजी यौगिकों। देखो प्यारे बच्चों, आईयूपीएसी नेम लिखना बड़ा आसान है। बस समस्या ये है कि आपको आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर वो बातें आपके दिमाग में चलती हैं तब आप आसानी से आईयूपीएसी नेम लिख ले जाएंगे। देखिए, हमारे सामने ये 5 एग्जाम्पल हमने लिया है। पहले हम 5 एग्जाम्पल को देखेंगे। अब ये 5 एग्जाम्पल देखने से पहले हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो जनरल बातें हैं उसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर नामकरण शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है, देखिए ये है हमारा उप सह संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। उप सह संयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमारे होते हैं, देखिए आईयूपीएसी का पूरा नाम आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है जेनेवा में स्थापित किया गया था और वहां पर जो है काफी विश्व भर के साइंटिस्ट जो है वहां इकट्ठा हुए थे और वो लोग मिल करके एक सिस्टम दिया आईयूपीएसी नामकरण का, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है। तो उसी पर आधारित ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण है। इसमें देखिए, सबसे पहले नामकरण जब किया जाता है तो किन किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए पहले हम बातों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर नामकरण करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं, देखिए जैसे सपोज करिए हमारे पास NaCl लिखा हो। क्या लिखा है? NaCl। इसको समझिए आप, ये साधारण कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। तो NaCl लिखा है तो आप इसका अगर नामकरण करते हो तो क्या लिखते हो? सबसे पहले धन आयन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद फिर ऋण आयन का नाम लिखा है। जैसे इसका नाम अगर आप लिखोगे तो सबसे पहले सोडियम लिखोगे। क्या लिखोगे? सोडियम। उसके बाद फिर क्लोराइड लिखोगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? सबसे पहले आप सोडियम लिखोगे, उसके बाद क्लोराइड लिखोगे, मतलब धन आयन का नाम पहले लिखोगे,
और रेड आयन का नाम बाद में लिखोगे। इतनी बात समझ में आई। जिस प्रकार से किसी भी यौगिक का नाम लिखते समय सबसे पहले हम धन आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर ऋण आयन का नाम लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड होता है, इसमें सबसे पहले हम धन आयनों का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम ऋण आयनों का नाम लिखते हैं। जैसे कौन सा एग्जाम्पल इसमें ऐसा है जो धन आयन है हमारा, तो भाई देखिए या एक एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है K3FeCl का होल 6। इसमें आपको अगर देखा जाए तो ये हमारा K3 K+4 ये हमारा धन आयन बनेगा और FeCl का होल 6 ये हमारा ऋण आयन बनता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ K3 वाला नाम लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद फिर जो है आगे का नाम लिखा जाता है। तो पहली बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम लिखते समय सबसे पहले धन आयनों का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर ऋण आयनों का नाम लिखा जाता है। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारा उपसह संयोजी क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ पे आपने सबसे पहले K3 का नाम आप लिखोगे, ठीक, उसके बाद फिर हमारा ये उपसह संयोजी क्षेत्र आता है। उपसह संयोजी क्षेत्र, उपसह संयोजी क्षेत्र का मतलब यह है कि जो बड़ा ब्रैकेट लिखा लगा होता है यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक ये हमारा उपसह संयोजी क्षेत्र होता है। अब ये उपसह संयोजी क्षेत्र में एक से अधिक लिगेंड्स हो सकते हैं। आप जानते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र में दो चीजें आपको देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है? सबसे पहली बात तो आपका सेंट्रल मेटल एटम मिलता है, केंद्रीय धातु परमाणु लिखा हुआ मिलता है। अब ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, इसके पिछले लेक्चर्स में हमने सबके बारे में डिटेल्स की जानकारी दे दिया है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हमने जो है छोटे छोटे लेक्चर्स में दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है वो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और उसके अलावा जितने भी इस बड़े बड़े ब्रैकेट के अंदर लगे हुए होते हैं वो सब के सब लिगेंड्स कहलाते हैं। तो समझ में आई बात कि नहीं? सबसे पहले हम, इससे पहले अगर धन आयन है तो धन आयनों का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चलते हैं, उपसह संयोजित क्षेत्र की बात करते हैं। किसकी बात करोगे? उपसह संयोजित। भाई पहला काम है धन आयन का नाम लिखते हैं, धन आयन का नाम लिखते हैं, और दूसरा काम है उपसह संयोजी। देखो अगर हम बात करें उपसह संयोजी क्षेत्र का नाम, क्षेत्र के भीतर का नाम कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिगेंडों का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखा जाएगा? लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। अब जितने लिगेंड्स होंगे पहले उनका लिगेंडों का नाम लिखेंगे, और फिर जो है केंद्रीय, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, यानी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, यानी जब हम उपसह संयोजित क्षेत्र के भीतर जाएंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिगेंड का नाम लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है इसको हम बारी बारी करके समझेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो लिगेंड्स होते हैं तो लिगेंड्स आपको तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे। तीन प्रकार में सबसे पहला आपका जानते हैं ऋणात्मक लिगेंड मिलेगा। ऋणात्मक लिगेंड आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, या फिर उदासीन लिगेंड आपको देखने को मिलेंगे। धनात्मक टाइप के लिगेंड आपको बहुत दुर्लभ है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब समस्या ये आती है कि ऋणात्मक लिगेंड्स जो आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ऋणात्मक लिगेंड जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसमें कैसे आप किसका नाम क्या लिखोगे इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ तालिका है, इस तालिका के माध्यम से हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम उन लिगेंडों की बात करेंगे जिनके अंत में जो है IDE आता हो, यानी ऐसा लिगेंड लिखा हो जिसके नाम के अंत में IDE आता है, तो उनके नाम में IDE हटा करके O लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? केवल O लगा देंगे, IDE हटा देंगे और O लगा देंगे। ऐसे लिगेंड आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा लिगेंड कौन होगा जिसके अंत में IDE आएगा? तो देखो सबसे पहली बात है, और देखिए ये ऋणात्मक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? ऋणात्मक। सबसे ज्यादा लिगेंड जो आपको देखने को मिलेगा या तो ऋणात्मक लिगेंड देखने को मिलेगा, या फिर
उदासीन लिगेंड आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम ऋणात्मक वाले की बात कर रहे हैं कि ऐसे लिगेंड जिनके अंत में IDE आता है। तो IDE कौन आएगा? जैसे बड़ा आसान है, पहचानना बड़ा आसान है। जैसे लिखा हो क्लोराइड, क्या लिखा है? क्लोराइड। देखो ये क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड जो भी आपका हैलाइड है, हैलाइडों का नाम दो तरीके से लिखा जाता है। अब दो तरीका कौन कौन सा है? दोनों में से कोई भी लिखोगे चल जाएगा। सबसे पहले क्लोराइड की बात करते हैं। तो क्लोराइड को पहचानने के लिए Cl लिखा होगा। क्या लिखा होगा? Cl लिखा होगा। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक Cl यहाँ पर लिखा है, देखो COCl, यहाँ पे Cl लिखा है ना, तो ये Cl आपका क्लोराइड है। ठीक, तो ये आपका क्लोराइड है। तो क्लोराइड में आप देख रहे हैं IDE आया है कि नहीं? IDE आया है ना, तो IDE आप हटा करके सीधा सीधा O जोड़ देंगे। तो देखो क्लोराइड में यहाँ पे क्लोरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड का IDE हटा देंगे और O लगा देंगे क्लोरो। आप क्लोरो लिख सकते हैं। और इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्लोराइडो। क्या लिख सकते हैं? देखो एक क्लोरो लिख सकते हैं या इसी को क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। दूसरी बात है ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड का Br होगा और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो ब्रोमाइड होगा। ये ऋणात्मक लिगेंड है इसीलिए नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका नाम ब्रोमो हो जाएगा। और ब्रोमाइड है तो ब्रोमो हो जाएगा, या ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो। और अगला है फ्लोराइड। फ्लोराइड को फ्लोरो या फ्लोराइडो भी लिख सकते हो। और अगला है आयोडाइड। आयोडाइड को आइडो लिख सकते हो या आयोडाइडो भी लिख सकते हो। अगला है सल्फाइड। सल्फाइड पे यस होगा तो सल्फाइडो लिखा जाएगा, इसका एक ही नाम होगा। इसी तरीके से नाइट्राइड है, यन होगा तो नाइट्राइडो लिखा जाएगा। और अगर साइनाइड होगा तो साइनो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको CN दिख रहा है तो ये आपका यहाँ साइनो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? साइनो लिखा जाएगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में IDE आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब दूसरी बात ये है वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में ITE आएगा। क्या आएगा? ITE या जो है ATE आएगा। ITE आए या ATE आएगा तो हम E हटा देंगे, लास्ट में E दिख ही रहा है तो E हटा देंगे और E हटा के केवल हम O जोड़ देंगे। बात समझ में आई? जैसे हमारे पास है कार्बोनेट। क्या लिखा है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में ATE दिख रहा है कि नहीं? लास्ट में ATE दिख रहा है। ठीक, तो कार्बोनेट का CO3 होता है, तो आप कार्बोनेट में क्या करना है? E हटा के O जोड़ देना है तो कार्बोनेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनेटो। समझ में आई बात कि नहीं? इसी तरीके से ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट का C2O4 होता है, तो अब ऑक्सीलेट जो हमारा होता है तो ऑक्सीलेट का ये E हटा के O लगा देंगे तो ऑक्सीलेटो हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से सल्फेट लिखा है, SO4 नेगेटिव चार्ज, तो सल्फेट का जो हमारा होगा सल्फेटो हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये तो आपका हो गया। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए नाइट्रेट लिखा हो, भाई नाइट्रेट में ATE लास्ट में आया है तो नाइट्रेट का नाइट्रेटो हो जाएगा। सल्फाइड, सल्फाइड में देखो ITE आया है, हमने कहा था ना ITE या ATE, तो ITE आया है तो SO3 का सल्फेटो हो जाएगा। लास्ट में कुछ नहीं करना है, E हटा के केवल O जोड़ देना है। इसी तरीके से एसीटेट है तो एसीटेटो हो जाएगा। और नाइट्राइट, ध्यान सुनिएगा, नाइट्राइट, नाइट्राइट की कंडीशन ये है, इसमें आपको दो बातें आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि नाइट्राइट का समूह जो होता है NO2 होता है। क्या होता है? NO2। अब NO2 जो है किस प्रकार से लिखा गया है उसके हिसाब से इसका नाम लिखा जाता है। जैसे आपके पास एक यहाँ पे लिखा है ONO, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है ONO, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये O बना रहा है। किससे जुड़ रहा है? O से जुड़ रहा है। और जब अगर O से जुड़ेगा तो उसका नाम हम O लगा करके नाइट्राइटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? O लगा के नाइट्राइटो लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो, N लगा हो, यानी N से बॉन्ड बना रहा हो, नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, तो N नाइट्राइटो जो है लिखा जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे O नाइट्राइटो यहाँ लिखा जाएगा और N कब होगा? जब सीधा सीधा NO2 लिखा होगा तब आपको N नाइट्राइटो लिखा जाएगा। तो बात समझ में आई? ये तो वे ऋणात्मक लिगेंड थे जिनके अंत में ATE आया हो या ITE आया हो, तो कुछ नहीं करना है, E हटा करके O लगा देना है, बाकी वैसे नाम जो है लिख देना है। बात समझ में आ गई? अब हम कुछ ऐसे लिगेंड्स का नाम बताएंगे जो जनरल हमेशा जो है यूज किए जाते हैं।
तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो इतनी बात समझ में आ गया है तो आगे भी देख लेते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाए। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आप यूज करोगे, ऐसे लिगेंड्स आपको ये देखने को मिलेंगे। जैसे H2O, ये उदासीन लिगेंड है। ये कैसा है? उदासीन लिगेंड है। तो ये H2O आपको इक्वा लिखना है। H2O को क्या लिखना है? एक्वा लिखना है। इसी तरीके से CO, ये कार्बोनिल समूह है, तो इसको कार्बोनिल लिखना है। SO2 है, ये भी उदासीन है, तो सल्फोनिल लिखना है। इसी तरीके से NH3 आपको बहुत देखने को मिलेगा, तो इसको हम एमीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एमीन। ध्यान रखना, AMMINE स्पेलिंग होगा, एमीन लिखा जाएगा। इसी तरीके से CS, कार्बन डाइसल्फाइड है, तो इसे थायोकार्बोनिल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? थायोकार्बोनिल। इसी तरीके से OH आपको देखने को मिलेगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो लिखा जाएगा। इसी तरीके से NO आपको देखने को मिलेगा, ये नाइट्रोसिल लिखा जाएगा। इसी तरीके से NO2 आपको देखने को मिलेगा, तो ये नाइट्राइल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? नाइट्राइल लिखा जाएगा। ठीक, तो ये तो थे कुछ उदासीन वाले। अब कुछ जो धनात्मक लिगेंड है, तो जितने भी धनात्मक लिगेंड होते हैं उनके अंत में IUM जोड़ दिया जाता है। यूएम जो है IUM जोड़ के नाम लिखा जाता है। जैसे NO प्लस चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। भाई नाइट्रोसो होता है तो इसमें नाइट्रोसो में नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। इसी तरीके से NH2 NH3 प्लस चार्ज है अगर मान लीजिए, तो इस पर हम हाइड्राजीनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम लिखा जाएगा। इसी तरीके से कोई हाइड्रोजन है जिस पर प्लस चार्ज लगा है, तो अगर प्लस चार्ज हाइड्रोजन पर होगा तो हाइलोनियम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से अगर NO2 प्लस चार्ज है तो ये नाइट्रोनियम हो जाएगा। इस तरीके से जो धनात्मक लिगेंड्स होते हैं इनका हम IUPAC नेम लिखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ कंपाउंड्स हमारे सामने हैं, इनका हम IUPAC नेम लिख करके देखते हैं कैसे इनका IUPAC नेम लिखा जाएगा। अगर एग्जाम्पल कम पढ़ते हैं तो और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखो भाई, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है AgNH3 का होल ट्वाइज, AgNH3 का होल ट्वाइज, और इसके ऊपर फिर जो है प्लस चार्ज लगा है। मतलब ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कंपाउंड आयन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयन है, और वो भी धनात्मक आयन। कैसा आयन है? धनात्मक आयन है। तो इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए भाई सबसे पहले हमने आपको कहा कि जो धनात्मक वाला पार्ट होता है उसका नाम लिखते हैं, फिर ऋणात्मक का नाम लिखते हैं। तो ऑलरेडी ये पूरा समूह ही धनात्मक है, तो इसी का नाम लिखना है। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले नाम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा, उपसह संयोजित समूह है, तो उपसह संयोजित समूह के भीतर नाम लिखना है। तो भीतर नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हम लिगेंडो का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं, और उसकी ऑक्सीकरण संख्या के साथ जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है। ठीक, तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है NH3 लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? NH3 है, और NH3 का नाम हम एमीन के साथ लिखा जाता है। अब समस्या ये है कि NH3 का होल ट्वाइस लिखा है। क्या लिखा है? होल ट्वाइस। तो देखिए जब लिगेंड हमारा भाई एक होगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर दो होगा तो डाई का प्रयोग करेंगे। अगर संख्या पूर्व लग्न, भाई जो भी संख्या होगी, अगर मान लीजिए संख्या हमारा 2 है तो डाई का प्रयोग करेंगे, अगर 3 है तो ट्राई का प्रयोग करेंगे, 4 है तो टेट्रा का प्रयोग करेंगे, 5 है तो पेंटा का प्रयोग करेंगे, और अगर 6 है तो हेक्सा का प्रयोग करेंगे। यानी इस तरीके से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये पहले लिखा जाएगा, उसके बाद फिर उसका नाम लिखा जाएगा। समझ में आई बात? सबसे पहले यहाँ पे NH3 का होल ट्वाइस लगा है, एक ही प्रकार का लिगेंड है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है, और जो भी डाई, ट्राई जो भी लगा होता है पहले इसका नाम लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डाई। क्या हो जाएगा? डाई। 2 लगा है तो पहले डाई लिखें, उसके बाद NH3 लिखा है, NH3 के लिए हम एमीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एमीन। भाई डाई हो गया, NH3 हो गया, एमीन हो गया। ठीक, डाई 2 के लिए डाई, NH3 हो गया, एमीन हो गया। अब हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम ऑक्सीकरण अवस्था के साथ लिखते हैं। तो हमारा ये है सिल्वर। एक चीज और ध्यान रखना कि जब हमारा ये उपसहसंयोजित समूह धनात्मक होगा, कैसा होगा? धनात्मक होगा, तो हमारा ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा इसके नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। ध्यान रखना इस बात को। अगर हमारा कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा उपसहसंयोजित समूह जो है धनात्मक है,
तो धनात्मक के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन केंद्रीय धातु परमाणु में नहीं किया जाता। तो ये हमारा हो जाएगा सिल्वर, ये हमारा सिल्वर हो गया। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो 1 + चार्ज लगा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट हो जाएगी। और ऑक्सीकरण संख्या को रोमन शब्दों में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, रोमन शब्दों में लिखा जाता है। अब चूंकि आयन लगा हुआ है, अगर आयन ना लगा होता तो हम सिल्वर लिख के और ऑक्सीकरण संख्या लिख के छोड़ देते, लेकिन आयन लगा है तो यहाँ पे आयन भी लिखा जाएगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया? देखो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड यहाँ NH3 का होल्ड ट्वाइस लगा है, तो ट्वाइस के लिए डाई का प्रयोग करेंगे। NH3 को हम एमीन लिखते हैं, एमीन लिखेंगे। और फिर हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका नाम जो है ऑक्सीकरण अवस्था सहित लिखा जाएगा। अब इसका नाम लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारा ये जो उपसंयोजित आयन है, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि उदासीन है। तो चूंकि ये धनात्मक है तो धनात्मक का नाम लिखते समय इसके नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। तो ये सिल्वर हो जाएगा भाई, हमारा सिल्वर है, सिल्वर हो जाएगा। और इसका एक प्लस चार्ज है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या इसकी फर्स्ट हो जाएगी। और चूंकि आयन लगा है तो आयन लिखा जाएगा। पहला क्लियर हो गया। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी वही है, जैसे यहाँ 1 + चार्ज लगा था वैसे यहाँ पर 2 + चार्ज लगा है, तो ठीक है। अब हम बीच में नाम लिखते हैं, और बीच में नाम लिखते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान देते हैं कि अल्फाबेट्स क्रम में ही नाम लिखा जाता है। अरे इसमें क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिगेंडो का नाम लिखेंगे। और लिगेंडो का नाम लिखते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि ABCD के क्रम में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये NH3 है, तो एमीन हमारा पहले आएगा, ए पहले आएगा, और C क्लोराइडो हमारा बाद में आएगा। तो एमीन कितना है, 5 है, तो पहले पेंटा का भाई 5 के लिए पेंटा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया है 5 के लिए पेंटा, तो यहाँ पेंटा हो जाएगा। और ये क्या है, एमीन है, तो ये आपका हो जाएगा पेंटा एमीन। ये इसकी बात हो गई। अब ये हमारा Cl है, क्लोराइड है, तो क्लोराइड को हमने कहा था क्लोरो भी लिख सकते हो और क्लोराइडो भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप क्लोरो लिख लीजिए, क्लोरो, ठीक। उसके बाद फिर ये बीच का नाम हो गया। अब हमारा ये केंद्रीय धातु परमाणु हमारा CO है, कोबाल्ट, तो इसको कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, कोबाल्ट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात करें तो +2 यहाँ लगा ही है और एक नेगेटिव यहाँ है, तो ये +3 हो जाएगा, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या थर्ड आ जाएगी। और चूंकि आयन लगा है तो इसलिए आयन भी लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? देखो एमीन आपका 5 है तो पेंटा एमीन हो जाएगा। ये क्लोरो लिखो चाहे क्लोराइडो लिखो, बात एक ही है। उसके बाद कोबाल्ट, यहाँ सीधा कोबाल्ट ही लिखा जाए क्योंकि हमारा धनात्मक उपसंयोजी समूह है, तो ये हमारा जो है आपका ये कोबाल्ट हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी बन रही है, तो देखो 2 + चार्ज यहाँ है, अंदर में एक उपसंयोजी समूह का ऋणात्मक है, ऋणात्मक वाला इसी में जोड़ देंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगी। ऊपर आवेश लगा इसलिए आयन हमने लगा। कितनी बात समझ में आई? चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है NiEn का होल्ड ट्वाइस, उसके ऊपर 2 + चार्ज, तो इस पर भी ये धनात्मक हमारा उपसंयोजी समूह है। तो धनात्मक जब हमारा उपसंयोजी समूह है तो बीच में लिखते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब हमारा कोई बीच में जैसे EN लिखा है तो EN हमारा है एथिलीन डाई अमीन, तो एथिलीन डाई अमीन हमारा जो है, अगर मान लीजिए इसके नाम में ही डाई का प्रयोग होता है तो ये जो होल्ड ट्वाइस लगा है इसको हम पहले लिखते हैं और इसको 20 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 20 लिखा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए एथिलीन डाई अमीन, एथिलीन डाई अमीन, ऐसा जब नाम आए कि उसी में डाई का प्रयोग किया गया हो तो उसको हम 20 लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20। और 20 का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है, इसको भी ध्यान रखना, 20 का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है, तो 20 हो जाएगा। और फिर ये जो हमारा है ये ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, एथिलीन डाई अमीन, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, एथिलीन डाई अमीन। उसके बाद फिर निकिल है, चूंकि धनात्मक लिगेंड है तो निकिल ही होगा, निकिल होगा। और इसकी अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो 2 + चार्ज यहाँ है। देखो अगर हम बात एथिलीन की करें तो एथिलीन उदासीन लिगेंड होता है, आप जानते हैं एथिलीन डाई अमीन का फार्मूला होता है CH2NH2, उसके बाद ये होता है CH2NH2,
ये एथिलीन डायमीन होता है, इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज लगा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है सेकंड हो जाएगा। और चूंकि आयन लगा है तो आयन जो है लिख दिया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जब एथिलीन डायमीन यानी उदासीन लिगेंड इस तरीके से हो कि उसी में डाई का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे नाम लिखते समय जो टॉयज लगा होता है उसको हम बिस लिखते हैं, और फिर ये इसका नाम जो है ब्रैकेट में वही नाम लिख दिया जाता है जो रहता है, तो एथिलीन डायमीन हो जाएगा। और फिर हम लिगेंड जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसका नाम लिखेंगे निकिल, और निकिल में जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 बन रहा है, तो 2 लगाएंगे, और आयन है तो आयन जो है लिख दिया जाएगा। चलिए इसके बाद फिर जो है अगला हमारा है COONO का होल 6 और 3 नेगेटिव चार्ज। ये जो हमारा उपसंयोजी समूह है, ऋणात्मक उपसंयोजी समूह है, तो ऋणात्मक उपसंयोजी समूह का नाम कैसे लिखते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें भीतर में हम जो हमारा लिगेंड्स है, लिगेंड्सों का नाम लिखा जाएगा। अब इसका नाम लिखने के लिए देखिए हेक्स लगा है भाई, होल 6 लगा है, तो इसका नाम लिखा जाएगा हेक्सा, हेक्सा हो गया। और ये NO2 समूह है जिसको हम नाइट्राइट लिखा जाता है, तो नाइट्राइट का ई हटा करके ओ लगा दिया जाता है, नाइट्राइटो किया जाएगा। अब समस्या ये है कि ये लगा किससे है? ओ से लगा है, तो हेक्सा नाइट्राइटो और ओ लगा देंगे हाइफन लगा के। उसके बाद ऋणात्मक हमारा उपसंयोजी समूह है, तो कोबाल्ट को हमें कोबाल्टेट लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। देखो नाम में चेंजिंग, यहाँ आपको जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है इसका नाम बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये हमारा जो उपसंयोजी समूह है वो ऋणात्मक वाला है। जब ऋणात्मक वाला होगा तो उसके नाम में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो कोबाल्ट होता है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात करें तो 3 नेगेटिव चार्ज यहाँ लगा है, और इसमें 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 1 नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, तो 6 लगा है, 6 नेगेटिव चार्ज होगा, ये उधर जाएगा 6 प्लस में जाएगा, तो 3 घटा दिया जाएगा, तो हमारा इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये जो है थर्ड जो है आ जाएगी। अब चूंकि आयन लगा है तो यहाँ पे आयन हो जाएगा। देखिए चाहे यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हो चाहे नेगेटिव लिखा हो, यहाँ आयन ही लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका नाम बदल दिया जाता है, इसमें ATE ऐड कर दिया जाता है। क्यों ऐड कर दिया जाता है? कब ऐड कर दिया जाता है? इसको ऐड करने का मतलब है जब हमारा यहाँ पे ये जो हमारा उपसंयोजी समूह होगा ऋणात्मक होगा तो इसके नाम में परिवर्तन कर दिया जाएगा। अगर धनात्मक है तो इसके नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? चलो अगला देख लेते हैं। अगले में भी वही कहानी है। देखो यहाँ पे K3FeCl का होल 6 लिखा गया है, तो आप जान रहे हैं कि ये K हमारा पहले प्लस चार्ज पे है। अरे इसको तोड़ोगे तो 3K प्लस चार्ज बनेगा, FeCl का होल 6 नेगेटिव चार्ज बनेगा, और सीधी सी बात है ये आपका 3K प्लस में जाएगा और FeCl का होल 6 3 नेगेटिव में जाएगा। ऐसे ही तो ये इसको ऐसे ही तो टूटेगा, तो पहले नाम हम इसका धनात्मक का लिखेंगे, तो ये हमारा है पोटेशियम। क्या है ये? पोटेशियम है। आपका जो 3 लगा है तो 3 उरी से कोई मतलब नहीं है, केवल आप पोटेशियम लिखेंगे इसका नाम। ठीक, अब आएंगे इसमें, तो यहाँ पर आने में ये आपका 6 हेक्सा है, हेक्सा भाई 6 लगा है तो हेक्सा, और Cl साइनाइड है तो साइनाइड का साइनाइडो लिखो या साइनो लिखो, तो हेक्सा साइनो भी लिख सकते हो और साइनाइडो भी लिख सकते हो। और ध्यान सुनिए Fe है तो Fe आयरन होता है, फेरेट। देखो आयरन कब लिखा जाएगा और फेरेट कब लिखा जाएगा, एक बात ध्यान रखना। देखिए ये हमारा नेगेटिव वाला उपसंयोजी समूह बनेगा, अरे तोड़ोगे तो यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा, तो ये हमारा नेगेटिव वाला हो रहा है, तो यहाँ आयरन ना लिख करके फेरेट लिखा जाएगा, फेरेट। बात समझ में आई? फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 नेगेटिव बनेगा, और 3 नेगेटिव और 6 नेगेटिव ये अंदर जाएगा, Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो 6 ये होगा, इधर जाएगा प्लस में जाएगा, तो 6 में से 3 घट जाएगा, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या थर्ड जो है आ जाएगी।
अब इस पर कोई आवेश नहीं लगा है तो इसलिए आवेश लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करते हैं कि ये इस तरीके से IUPAC नेम आपको समझ में आया होगा। अगर कम समझ में आया है तो कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको और बता देते हैं। चलो भाई कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारे पास Ag लिखा है, NH3 का होल्ड प्राइज और Cl है। तो इसमें भी वही कहानी है भाई, ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो हमारा जो उपसंयोजित क्षेत्र होगा वो धनात्मक होगा। इसका नाम अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ डाई लगाएंगे भाई। पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे तो हमारा जो नाम होगा डाई होगा। अब चूंकि NH3 के लिए एमीन का प्रयोग करते हैं, एमीन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारा Ag है, चूंकि ये धनात्मक उपसंयोजी समूह है तो धनात्मक उपसंयोजी समूहों का नाम लिखते हुए ये हमारा सिल्वर है तो ये सीधा सीधा सिल्वर लिखा जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या की अगर हम बात करें तो ये निगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, यानी फर्स्ट आएगा। और ये हमारा जो कि जब उपसंयोजी समूह के क्षेत्र के बाहर जो लिखा होता है जैसे का तैसे लिख दिया जाता है तो ये क्लोराइड है तो इसका नाम जो है क्लोराइड आगे लिख दिया जाएगा, क्लोराइड, यानी इसी के आगे जो है लिख दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है यहाँ पर SO4 निगेटिव बनेगा तो जाहिर सी बात 2 निगेटिव में आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा, मतलब हमारा उपसंयोजी क्षेत्र जो होगा वो धनात्मक होगा। ठीक, तो इसमें भी ये हमारा है टेट्रा भाई। ये एमीन कितना है? टेट्रा है, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा। फिर ये हमारा एमीन हो जाएगा और उसके बाद ये कापर है तो कापर ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा धनात्मक उपसंयोजी क्षेत्र बन रहा है तो ये हमारा कापर हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें 2 निगेटिव ये बनेगा, 2 पॉजिटिव तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। और ये सल्फेट है, क्या लिखा है? सल्फेट, तो ये सल्फेट जो है लास्ट में लिख दिया जाएगा। इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर भाई ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, पूरा हमारा उपसंयोजी समूह पॉजिटिव होगा। तो इसका नाम लिखते समय हम जो है सबसे पहले देखो इसमें कार्बोनेट दिया है और एमीन दिया है, पहले एमीन का ही नाम लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पेंटा एमीन, ये हमारा पेंटा एमीन हो जाएगा। ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट में ही हटा के कार्बोनेटो लिख दिया जाएगा, कार्बोनेटो। अब ये कार्बोनेटो आपका हो गया। अब इसके बाद हमारा एक केंद्रीय धातु परमाणु की बात आती है तो ये कोबाल्ट है, चूंकि ये धनात्मक लिगेंड है तो ये हमारा सीधा सीधा कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। और कोबाल्ट पर ऑक्सीकरण संख्या अगर देखा जाए तो आप जानते हैं CO3 पर 2 निगेटिव चार्ज होता है तो 2 निगेटिव चार्ज उधर जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, एक यहाँ ऑलरेडी लगा है तो ये हो जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3rd हो जाएगी। और लास्ट में क्लोराइड लिखा है तो ये हमारा क्लोराइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर इसका IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ पर भाई 5 है तो ये हो जाएगा पेंटा। और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये कार्बोनिल समूह होने के कारण इसका नाम कार्बोनिल हो जाएगा, ये कार्बोनिल समूह है। और फिर इसका नाम देखिए, आप जानते हैं इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, ये आपका उदासीन लिगेंड है तो ये आपका आयरन है तो इसको सीधा सीधा आयरन ही लिख दिया जाएगा, आयरन। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इस पर कोई आवेश नहीं है इसलिए इसको 0 लिखा जाएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 लिखा जाएगा। इस तरीके से पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलेगा, दोनों ब्रैकेट है, एक उपसंयोजी क्षेत्र इधर है और एक उपसंयोजी क्षेत्र इधर है। इन दोनों का IUPAC नेम लिखना है तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या लिखा होगा, पहले धनात्मक वाला होगा उसके बाद ये ऋणात्मक वाला होगा। तो इसका नाम हमें लिखना है तो सबसे पहले हम धनात्मक का नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखने के देखो ये PY लिखा है मतलब ये पिरिडीन है। क्या नाम है इसका? पिरिडीन। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा और PY को पिरिडीन लिखा जाएगा और वो भी ब्रैकेट में। उसके बाद अब चूंकि ये धनात्मक बनेगा, देखो पहला पार्ट धनात्मक होगा तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2nd होगी। और फिर इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। और फिर अब चूंकि ये नेगेटिव होगा
तो ये प्लेटी नेट हो जाएगा। इसके नाम में चेंजिंग कर देंगे, ये प्लेटिनेट होगा और ये प्लेटिनम होगा। तो प्लेटिनेट और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम जो होगा टेट्रा और एमीन और फिर डाई क्लोरो, भाई ये Cl लगा है, 2 है तो डाई क्लोरो। उसके बाद ये हमारा प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम, और उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो 4 होगा। 4 कैसे होगा भाई, यहाँ के हिसाब से 2 प्लस चार्ज बनेगा, 2 निगेटिव है तो ये भी प्लस में ही ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और फिर इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरो और ये हो जाएगा प्लेटिनेट हो जाएगा। इसका नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव होगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड होगी। तो इस तरीके से उप सह संयोजी यौगिकों का आयुपेशीय नामकरण किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये नाम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसका वीडियो जो है दोबारा जो है बना देंगे। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर्स में मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ। देखिए वीडियो अगर समझ में आ जाया करे तो कम से कम आप लाइक कर दिया करिए और कमेंट करना मत भूला करिए।